नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है पोल्ट्री, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें जो है कवर किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक पोल्ट्री। पोल्ट्री स्टडीड अंडर साइंस ऑर्निथोलॉजी, मतलब साइंस की जिस शाखा में पोल्ट्री पढ़ाई जाती है उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट है और वन लाइनर हैं, तो इसको बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट मेरे नोट्स हैं, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, मतलब पोल्ट्री का क्लासिफिकेशन। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डाटा, क्लास एवीज, सब क्लास नियर नाइथर, आर्डर गैलीफॉर्म्स, फैमिली फैसिनाइडी, जीनस गैलस, स्पीसीज गैलस डोमेस्टिकस। इसकी डिजीज़ की बात कर लें कि पोल्ट्री के जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं कौन से हैं। पहला डिजीज़ है रानीखेत, जिसको न्यू कास्टल डिजीज़ भी बोलते हैं। रानीखेत और न्यू कास्टल डिजीज़ जो है, पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। फर्स्टली सीन इन इंडिया 1928 बाई एडवर्ड के द्वारा इंडिया में 1928 में सबसे पहले देखा गया। इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है मिक्सोवायरस मल्टीफॉर्मेसिस, जो कि आरएनए वायरस की वजह से होता है। आरएनए वायरस है। इसका इंक्यूबेशन टाइम है 48 to 72 आवर्स। और इसके कंट्रोल में जो वैक्सीन दिए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, पहला है F1 टीका, जो कि फर्स्ट वीक में लगाया जाता है और इसको 1 ड्रॉप देते हैं, जो कि 1 ड्रॉप सफिशिएंट होता है इसका। इट इज़ वर्क अप टू 8 to 10 वीक, ये 8 से 10 वीक तक काम करता है। ये जनरली ब्रॉयलर्स को दिया जाता है। R2B जो वैक्सीन है ये 8 to 10 वीक पी दिया जाता है। इसकी जो क्वांटिटी होती है 0.5 ml होता है। ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इट इज़ वर्क अप टू 1 to 1.6 ईयर, ये लेयर को दिया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है पुलोरम, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट डिजीज़ है पोल्ट्री की। इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला पुलोरम। जैसे इसका नाम है तो इसका काउजल ऑर्गेनिज्म आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, साल्मोनेला पुलोरम। ये एक बैक्टीरियल और एग बॉर्न डिजीज़ है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो रेड लाइंस ऑन लीवर पे जो है रेड लाइंस बन जाते हैं, और वाइट स्पॉट ऑन लीवर एंड गिजार्ड, और लीवर और गिजार्ड पे वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। इसका जो कंट्रोल मेजर है उसको हम फ्यूमिगेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे KMNO4 प्लस फार्मालिन, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मालिन के फ्यूमिगेशन से कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा क्या है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक नेफ्टीन 200 या फिर नाइट्रोफुरान का यूज करते हैं इसकी रोकथाम के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉक्सीडियोसिस। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है पोल्ट्री की, और इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है एमेरिया स्पीसीज है। और इसका जो कंट्रोल के लिए जो ड्रग यूज करते हैं, एम्प्रेसाल या कॉक्सीडियोस्टेट गिवन विद ड्रिंकिंग वाटर। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिजीज है वो मायरेक्स डिजीज है। मायरेक्स डिजीज ये भी एक वायरल डिजीज है। ये DNA वायरस से होता है। और इसका जो कंट्रोल के लिए जो वैक्सीन दिए जाते हैं, हम लोग MD वैक्सीन देते हैं, जो फर्स्ट डे पे ही लगाई जाती है। उसके बाद पोल्ट्री की लाइफ साइकिल क्या होती है, जिससे ब्रूडिंग पीरियड 0 to 8 वीक की पोल्ट्री उनका ब्रूडिंग पीरियड कहलाता है। 0 to 8 वीक जो है वो पोल्ट्री का ब्रूडिंग पीरियड कहलाता है। फिर 9 to 20 वीक ये रियरिंग और ग्रोइंग पीरियड कहलाता है। और 20 to 75 वीक ये जो है लेयरिंग पीरियड कहलाता है, जिसमें कि मुर्गियाँ अंडा देना शुरू करती हैं। ये नियरली जो है 5.5 महीने, ये माना जाता है कि 5.5 महीने से वो अंडे देना शुरू करती हैं। जी फीड की बात करते हैं। फॉर ब्रॉयलर को जनरली गिवन उसको हाई एनर्जेटिक फीड दिया जाता है। लेयर को हाई प्लस लो एनर्जेटिक फीड ग्रेन दोनों दिया जाता है। और जैसे कि इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है CRI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली में है, जहाँ इस पे इनके बारे में रिसर्च किया जाता है। CRI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली। The Virus Research Center is situated at Pune.
एग कंटेन्स अबाउट 67% वाटर। एग में जो नियर अबाउट वही 66 से 67% तक जो होता है वो पानी की मात्रा होती है। द फीड रिक्वायरमेंट ऑफ ए hen ड्यूरिंग टोटल इकोनॉमिक लाइफ। एक लेयर बर्ड का जो टोटल इकोनॉमिक लाइफ में जो फीड की ज़रूरत की पड़ती है वो लगभग 40 to 50 किलोग्राम होता है। लाइट रिक्वायरमेंट फॉर लेयर इन आवर्स 16। जो लेयर्स होती हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनको लगभग नियर अबाउट 16 घंटे की लाइट की ज़रूरत होती है। जबकि जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको जो है 24 आवर लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ब्रॉयलर को 24 आवर और जो लेयर्स होते हैं उनको 16 आवर लाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए। इंक्यूबेशन टेम्परेचर, इससे अंडों से चूजे के निकलने के लिए उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर पर रखा जाता है, जो कि पहले नेचुरल होता था। मुर्गियाँ ही अपनी जो है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल होता है। तो इंक्यूबेशन जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 37.2 से 37.7 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 60 to 70% रखा जाता है। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज एग प्रोडक्शन। और ये पोल्ट्री मैन्योर कंटेन 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस, 2% पोटास। ये माना गया कि जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं उनमें जो जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या अदर मैन्योर हो गए, उन सब में सबसे अच्छा पोल्ट्री मैन्योर माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। इसमें नियर अबाउट 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस एंड 1% पोटास होता है। और 40 लेयर जो है 40 लेयर्स मिल करके जो होता है एक साल में जो होता है 1 टन मैन्योर प्रोड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है फोटो। इसमें क्या है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। प्रोवेंट्रिकुलस आल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। मुर्गी में जो प्रोवेंट्रिकुलस वाला भाग होता है उसको ट्रू स्टमक बोलते हैं। ट्रू स्टमक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो ग्लैंडुलर होता है, उसमें मतलब कि कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसलिए जो है प्रोवेंट्रिकुलस को जो होता है, प्रोवेंट्रिकुलस को ही ट्रू स्टमक मुर्गियों में माना जाता है। प्रोवेंट्रिकुलस आल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। उसके बाद है काइम, ग्राइंडिंग मटेरियल कम आउट फ्रॉम द गिजार्ड। जिसमें गिजार्ड होता है, जहाँ पे फीड जो है ग्राइंड होता है, उससे जो ग्राइंड होने के बाद जो निकलता है उसको काइम बोलते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया गया जिसमें डिटेल समझाया गया है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। ओविडक्ट, जो पूरा इनका रिप्रोडक्टिव भाग का जो पूरे भाग को जो है उसमें पूरे भाग को ओविडक्ट बोलते हैं। ये लगभग 72 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है और पूरा अंडे को बनने में लगभग 24 से 25 घंटे का समय लगता है। इसमें पहला भाग इन्फेंडिबुलम का होता है, जो कि फनल के शेप का होता है। इसी में याक रिसीव होता है, मैच्योर याक इसी में सबसे पहले रिसीव होता है। इसमें 10 से 12 से ये इसकी लेंथ देखेंगे 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और इसमें लगभग अंडा 15 से 30 मिनट तक रुकता है। उसके बाद मैग्नम होता है, जो कि ओविडक्ट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट बोला जाता है। ये लगभग 32 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और यहाँ पे अंडा 3 घंटे तक रुकता है। इसको एल्ब्यूमिन सिक्रेटिंग रीजन बोलते हैं। एल्ब्यूमिन मतलब कि जो एक अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, एक वाइट होता है, यहीं पे जो है वो ऐड होता है एग यॉक के ऊपर। उसके बाद स्थमस, यहाँ पे 1 घंटे 15 मिनट तक लगभग अंडा रुकता है, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, उसके एग यॉक एल्ब्यूमिन के ऊपर सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे चढ़ता है। उसके बाद यूट्रस में जो अंडा सबसे लार्जेस्ट टाइम तक रुकता है, नियर अबाउट 20 आवर्स तक। यहाँ पे जो होता है इसका अंडे का जो कवर होता है, सेल होता है, जो कि मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो यहाँ पे ऐड होता है। उसके और कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस पर, जैसे कि इन केस ऑफ पोल्ट्री लेफ्ट ओवरियन फंक्शन। पोल्ट्री में तो वैसे लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी होती हैं, लेकिन इसमें जनरली जो है लेफ्ट ओवरी ही फंक्शन में होती है। इन केस ऑफ पोल्ट्री लेफ्ट ओवरियन फंक्शन। लेफ्ट टेस्टिस इज लार्ज एज कंपेरिजन टू राइट टेस्टिस। अब इंसेमिनेशन क्वांटिटी देख लेते हैं कि इनके में इंसेमिनेशन कितना क्वांटिटी लगता है। चिक में जो इंसेमिनेशन क्वांटिटी है 0.05 ml है, और टर्की में जो है 0.025 ml का यूज होता है। इंसेमिनेशन डन
इंसेमिनेशन डन इन इवनिंग। इंसेमिनेशन जब भी मुर्गियों में किया जाता है तो वो शाम के समय किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मुर्गी का जो एवरेज सुबह अंडे देने का समय होता है वो मॉर्निंग में होता है। वो नियर अबाउट जो होता है 4 to 5 AM पे ही अंडे देती हैं। तो इसलिए उनके जो ओविडक्ट है उसमें इसलिए शाम को किया जाता है ताकि उनके शाम के समय में उनके ओविडक्ट में जो होता है वो अंडा नहीं होता है। तो इसलिए जो है इंसेमिनेशन डन इन इवनिंग में किया जाता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द एग का हम लोग कंपोजिशन देख लेते हैं। ये एग का कंपोजिशन देख लेते हैं। अब एग का जो रेशियो होता है, एग का रेशियो मतलब कि जैसे अंडा है तो अंडा में जो एग वाइट वाला पोर्शन कितना होता है, एग वाइट नियर अबाउट 58 होता है। एग यॉक जो पीला वाला भाग नियर अबाउट 31% होता है। और सेल जो होता है ऊपर कड़ा वाला भाग जो होता है वो नियर अबाउट 11% होता है। तो जो इनका रेशियो होता है 58, 31, 11 होता है। अब ओवरऑल अंडे में जो है वाटर लगभग 66 से 67% होता है। लेकिन जो एग वाइट होता है उसमें नियर अबाउट 88% वाटर होता है। और याक में जो है याक में नियर अबाउट 17 याक में जो है 48% तक वाटर होता है। और प्रोटीन की बात करें तो नियर ओवरऑल एग में जो है लगभग 12% तक प्रोटीन होता है। एग वाइट में 11% प्रोटीन होता है और याक में जो है पीले वाले भाग में 17.5% प्रोटीन होता है। फैट की बात करें तो ओवरऑल नियर अबाउट 11% फैट पाया जाता है अंडे में, जिसमें से एग वाइट में बहुत ही रेयर अमाउंट में फैट पाया जाता है 0.2%। जबकि यॉक में पीले वाले भाग में जो है 32.5% फैट पाया जाता है। और मिनरल्स की बात करें तो ओवरऑल अंडे में लगभग 11.7% मिनरल पाया जाता है, जिसमें एग वाइट में 0.8% और जो है यॉक में 2% मिनरल पाया जाता है। जबकि एक्सेल में जो कड़ा वाला भाग होता है उसमें 96% मिनरल पाया जाता है। मिनरल मतलब वो टोटल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और अदर ऑर्गेनिक मैटर इसी का बना ही होता है वो। और इसे अंडे का एवरेज वेट देख लें तो एवरेज वेट नियर अबाउट अंडे का जो है 55 ग्राम का होता है। वैसे अंडे का ग्रेडिंग भी देख लें तो जो स्मॉल अंडा होता है अंडे का जो ग्रेडिंग किया गया है उनके वेट के बेसिस पे, स्मॉल अंडे का जो वेट होता है 38 से 44 ग्राम होता है। मीडियम 45 से 52 ग्राम, लार्ज 53 से 62 ग्राम होता है। और जो एक्स्ट्रा लार्ज अंडा होता है वो 60 ग्राम और एबव को जो हम एक्स्ट्रा लार्ज अंडा बोलते हैं। अब इंटरनेशनल में देख लें वेट ऑफ एग इन इंटरनेशनल में 2 आउंस, एक अंडे का वेट 2 आउंस होता है लगभग, और 1 आउंस जो होता है वो 28.3 ग्राम का होता है। तो आज हम लोगों ने पोल्ट्री पोर्शन का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, और ये सारे मतलब टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ाया जाता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो किसी का भी। तो टू द पॉइंट है सब। तो हम लोग नेक्स्ट इसके बाद दूसरी किसी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।